फ्रेंड्स वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स यूपीएससी ने जो स्टोर कीपर का एग्ज़ाम कराया है उसका हमने जीएस वाला पोर्शन हल कर लिया था। अब यहाँ पर हम हल करने वाले हैं हिंदी वाला पोर्शन। और यहाँ पर हम सिर्फ प्रश्नों का हल नहीं देख रहे हैं बल्कि हम पूरा जो भी प्रश्न है उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि भाई किस तरह से प्रश्न पूछा गया है, उसके आगे पीछे का डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है और आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें हम कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। और एक बात कि जो हमने हिंदी का जो प्रीवियस ईयर सेक्शन वाला जो चैप्टर हम शुरू किए हैं, चला रहे हैं, जिसमें से हमने कई वीडियो बना दिए हैं, तो आप अगर उसको देख लिए हैं तो आप पाएंगे कि उसमें से बहुत सारे प्रश्न उसी से हल कर सकते हैं आप। और जब हम जो वो श्रृंखला चला रहे हैं उस श्रृंखला में हम जो भी प्रश्न लेते हैं उसके साथ में उसकी थ्योरी सहित काफ़ी डिस्कशन उसमें कर रहे हैं, तो आप उनको भी देखिएगा। और ये वीडियो देखिए लाइक भी करिएगा क्योंकि कंटेंट जो है आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो चलिए इसमें से पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो थे वो कोई ऑप्शन सही नहीं था, तो इसमें से ये ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही हुआ है एग्ज़ाम में। लेकिन हम यहाँ पर जान लेते हैं कि थोड़ा सा उच्चारण के हिसाब से व्यंजन क्या है। तो देखिए हम जब वर्णमाला पढ़े थे, अपने प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में भी पढ़े थे, तो वर्णमाला में हमने यही देखा था कि भाई स्वर होता है, व्यंजन होता है। तो स्वर में हमने देखा था कि स्वर ऐसे होते हैं भाई जिनको बिना किसी दूसरे की सहायता के बोला जाता है, वो स्वर होते हैं। और व्यंजन जो होते हैं उनको हमें स्वरों की सहायता से बोलना होता है। यहाँ पर अगर हम उच्चारण के हिसाब से अगर व्यंजनों को देखें तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से देखिए एक होता है स्पर्शी व्यंजन और एक होता है अंतस्थ और एक तीसरा जो होता है वो होता है ऊष्म व्यंजन। कौन कौन सा? देखिए यहाँ पर एक होता है स्पर्शी। स्पर्शी का मतलब क्या है कि जब भी हम बोलेंगे तो अंदर से जो निकलने वाली वायु है, प्राण वायु है, वो कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी। और इसको भी यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया था, जिसको हमने वर्गों में देखा था कि भाई का वर्ग, चा वर्ग, है ना, टा वर्ग, ता वर्ग, इस तरह से वर्ग देखे थे। और वर्गों का हम ये भी देखा था कि कौन सा वर्ग किस उच्चारण स्थान से बोला जा रहा है। दूसरा यहाँ पर देखिए होता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं या, रा, ला, वा, ये होते हैं अपने अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। एक तीसरा यहाँ पर जो टाइप होता है वो होता है ऊष्म व्यंजन का। ऊष्म का मतलब यहाँ ऊष्मा से होता है। और इसमें देखिए जो सा आते हैं ना तीनों, तो सा, अब देखिए सा में भी हमने 3 तरह के सा देखे थे। देखिए तालव्य सा होता है, ठीक है, मूर्धन्य सा होता है और एक और सा होता है। ठीक है। तो तालव्य, मूर्धन्य और ये सा, इस तरह के अलग अलग जो सा होते हैं, 3 तरह के सा देखे थे हमने। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। अगला देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं या स्वर के प्रकार कितने हैं। तो स्वर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हृस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ और फिर होता है एक प्लुत। तो देखिए इसमें से जो पहला होता है हृस्व। हृस्व क्या है? हृस्व का मतलब होता है छोटा। जैसे कि देखिए हम कहते हैं छोटा आ, छोटी ई, ये सब हृस्व होते हैं। दीर्घ क्या होता है? दीर्घ में भाई क्या होता है कि अगर हम मात्रा के हिसाब से देखें तो उसमें 2 मात्रा की आवाज़ निकलती है। जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पर आ, है ना, ये बड़ा आ है, इसी को हम कहेंगे दीर्घ वाला। ठीक है, ये बड़ी ई कर दें, है ना, बड़ा ऊ कर दें। तो इस प्रकार से हृस्व, दीर्घ और एक होता है प्लुत। प्लुत में क्या होता है फ्रेंड? प्लुत में ये होता है कि जब हम 2 मात्राओं से भी ज़्यादा किसी चीज़ को बोलते हैं, जैसे किसी को बुलाने की आवाज़ है, जैसे हम कहेंगे एक शब्द होता है ओम। आपने देखा होगा जब ओम को लिखते हैं तो उसके पीछे यहाँ पर ये 3 लगा देते हैं, है ना, इस प्रकार का हिंदी वाला ये 3 है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो मात्रा है वो 2 से अधिक है। जैसे हम कहेंगे ओम, तो ये क्या है? ये यहाँ पर ये जो है ये प्लुत है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्वर है यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, ये देखिए ऋषि वाला पूछ रहा है और कह रहा है कि इसको भाई इसका ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका उच्चारण होता है देखिए मूर्धा। कैसे मूर्धा होता है? हमने जब प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे उसमें हमने सूत्रों के हिसाब से बताया था आपको कि उच्चारण स्थान, आप एक सूत्र याद रखिए और उस सूत्र से आप उच्चारण स्थान तुरंत पता कर लेंगे। हमने वहाँ पर एक सूत्र बताया था, री तुरसा नाम मूर्धा। हमने क्या बताया था? री, फिर यहाँ पर टू
और यहाँ पर एक ये वाला सा बताया था हमने, ठीक है। ऋटुषा नाम मूर्धा। अब देखिए इसमें क्या क्या है, एक तो है री, ये टू का मतलब था यहाँ पे टा वर्ग, और ये वाला सा, और ये सब किससे बोले जाएंगे, मूर्धा से बोले जाएंगे। तो इस सूत्र के हिसाब से भी ये ऋटुषा नाम जो क्या होता है, ये मूर्धा होता है। इसी प्रकार से हमने सबके लिए एक एक सूत्र बताया था। जैसे हमने ये बनाया था कि अकूहा विसर्ज्य नाम कंठा, मतलब आ, अकू का मतलब का वर्ग है ना, और हा, आकूहा विसर्ज्य नाम का मतलब विसर्ग, अकूहा विसर्ज्य नाम किससे, कंठा, यानी कंठ से बोले जाएंगे। तो ये भी देखिए, ये मतलब आ, ठीक है, कू का मतलब का वर्ग, हा से हल वाला, और ये विसर्ग, ये किससे बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। इस प्रकार से हमने बनाया था। तो यहाँ पर ये ऋषि किससे बोला जाएगा, मूर्धा से बोला जाएगा। बाकी के सूत्र और वो आप उससे देख सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि मशक शब्द का तद्भव बताना है, ठीक है। मशक, तो ये मशक जो होता है तद्भव शब्द है, और इसका मशक शब्द का तद्भव बताना है हमें, क्योंकि मशक जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है। कौन सा है, तत्सम। अब देखिए तत्सम और तद्भव क्या होते हैं भाई। तत्सम का मतलब ये होता है उसके समान, किसके समान, मूल ध्वनि के समान। जैसे हमारी जो हिंदी भाषा है ये संस्कृत से ली गई है, तो संस्कृत के समान अगर कोई शब्द हम सीधे सीधे उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको तत्सम बोलेंगे। वहीं पर अगर हम उसको कुछ बदल के बोल रहे हैं तो उसको बोलेंगे तद्भव। जैसे कि मशक को हमने क्या बोला, मच्छर, ठीक है। तो मशक शब्द जो है ये तत्सम है, और इसका जो तद्भव शब्द है वो क्या है, मच्छर। अगला देखिए शब्द यव, यव शब्द का तद्भव पूछ रहा है, ठीक है। तो यव का औसत शब्द तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, जव। यव का क्या होता है, यव को हम बोलते हैं यहाँ पर जव, ठीक है। अगला देखिए लाश शब्द किस भाषा से है, तो लाश शब्द जो है किससे, ये तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। किसके है ये तुर्की भाषा का शब्द है फ्रेंड्स। और तुर्की भाषा, और देखिए कहाँ पे हमने कई बार पढ़ा है, जो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी, उसको उसने तुर्की में लिखा था, ठीक है। तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगला देखिए स्रोत एवं गठन के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्रोत के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और गठन के हिसाब से, गठन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब स्रोत के हिसाब से कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं भाई। देखिए स्रोत में ऐसा सीधे से समझिए आप कि इसमें पहला होता है तत्सम, ठीक है। स्रोत के आधार पर है, देख रहे हैं, जो कि 4 प्रकार है। पहला तत्सम, दूसरा यहाँ पर क्या होता है, तद्भव, है ना, तत्सम तद्भव। तीसरा यहाँ पर होता है फ्रेंड्स, एक होता है देखिए शब्द देशज, और एक यहाँ पर चौथा हो जाएगा विदेशज। अब यहाँ पर देखिए जैसे तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द अभी हमने ऊपर देखी, एक शब्द जैसे मान लीजिए एक शब्द है ग्रह, ठीक है, ये भी तत्सम शब्द है। इसका देखिए तद्भव रूप क्या हो जाएगा घर। और ये सारे कैसे हैं, ये स्रोत के आधार पर है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे देशज शब्द में जैसे हम देखें पगड़ी, है ना, जैसे हम जो सर में बांधते हैं ना पगड़ी, तो पगड़ी शब्द कैसा है, हमारा देशज भाषा का। इसके बाद विदेशज शब्द जो है, जैसे हमने कह दिया ऑफिस क्या है, विदेशज शब्द है। तो इस प्रकार से जो स्रोत के आधार पर शब्द हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। गठन के आधार पर देखिए, तो गठन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, ठीक है, पहला रूढ़। दूसरा क्या होता है, यौगिक, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा कौन सा होता है, योग रूढ़। अब इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए रूढ़ का मतलब ऐसा शब्द होता है जिसको तोड़ा ना जा सके। जैसे मैंने कह दिया नाक, कान, जैसे कान कह दिया, नाक कह दिया, जो भी कह दिया, तो ये सब क्या है, ये सब रूढ़ शब्द हैं। इनको ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे अब यौगिक वाले ऐसे होते हैं जो 2 से मिलके, 2 रूढ़ से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं यौगिक। जैसे मैंने कह दिया डाक घर, है ना, देखिए डाक घर, तो यहाँ पर देखिए डाक अलग है, घर अलग है, ठीक है। इन दोनों को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, डाक और घर को। तो इस प्रकार से ये होते हैं यौगिक। एक होता है योग रूढ़, मतलब वो होता तो 2 शब्दों से मिलके है बना होता है, लेकिन उसको हम तोड़ नहीं पाते। अगर तोड़ेंगे तो उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल बिखर जाएगा। जैसे मैंने एक शब्द कह दिया, मान लीजिए कि लंबोदर। अब देखिए लंबोदर का मतलब क्या है, गणेश। अब यहाँ पर अगर मैं इसको लंब और उदर को अलग करूँ तो क्या होगा, ये गणेश नहीं रह जाएगा। तो इसी प्रकार से ऐसे शब्दों को कहते हैं योग रूढ़। तो गठन के आधार पर 3 प्रकार से और स्रोत के आधार पर 4 प्रकार से यहाँ पर शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
तो देखिए इस प्रकार से हम सारे प्रश्नों की, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि भाई इसको हम पूरा एकदम इनका विश्लेषण करते हुए चलेंगे, ताकि इनसे संबंधित अगर पूछा जाएगा प्रश्न आगे तो आसानी से हम लोग हल कर पाएंगे। अगला देखिए, उपसर्ग के अनुसार असंगत उपसर्ग शब्द। तो इसमें देखिए एक सवर्ण शब्द आया है जो यहाँ पर असंगत रहा है। अब देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग क्या होता है कि कोई भी ऐसा उपशब्द, या कहें कि कोई भी ऐसा खंड होता है या कोई भी ऐसा शब्द जो किसी भी शब्द के पहले आ जाए। मतलब कोई सा ऐसा अव्यय भी कह सकते हैं हम इसको, कि कोई ऐसा अव्यय जो किसी शब्द के पहले आए और उसके अर्थ को बदल दे, उसके अर्थ को सीमित कर दे, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है हमारा यहाँ पे दिन। अब इस दिन शब्द के आगे मैंने एक उपसर्ग लगा दिया प्रति। तो ये प्रति क्या है? प्रति यहाँ पर एक शब्द खंड है जिसको लगाने से दिन जो है ये प्रतिदिन में बदल गया, तो इसके अर्थ को मैंने सीमित भी कर दिया। तो इस प्रकार से ये ऐसे अव्यय होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अगला देखिए, घर शब्द है। तो घर शब्द कैसा है? घर शब्द है यहाँ पर तद्भव, क्योंकि ग्रह का, अभी देखिए हमने इसके पहले एग्जाम्पल भी देखा था, है ना। हमने देखा था कि ग्रह, तो ग्रह शब्द हमने कैसे देखा था? देखा था कि ये तत्सम रूप है, ठीक है। तो तत्सम रूप ग्रह है, इसका घर शब्द बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तद्भव, ठीक है, तद्भव हो जाएगा। फिर अगला देखिए, कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय के भेद होते हैं। तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन सही नहीं रहा है उसमें एग्जाम में, तो अब इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं भाई कि कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। अभी हमने उपसर्ग देखा था, तो उपसर्ग क्या होता है कि ऐसे अव्यय जिनको शब्द के आगे लगाया जाता है। प्रत्यय वो होते हैं जिनको शब्द के पीछे लगाया जाता है। लेकिन इसमें भी जो प्रत्यय होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो जो देखिए कृत प्रत्यय होता है कृत प्रत्यय वो होता है जो किसी क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अब देखिए जैसे हम अभी परिभाषा क्या दिया कि क्रिया या धातु के अंत में। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्रिया लिया गाना। गाना एक क्रिया है भाई। क्रिया क्या है? क्रिया जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहेंगे। तो गाना शब्द से गाने की क्रिया का बोध हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने इसके पीछे एक वो लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया वाला, तो देखिए क्या बन जाएगा? गाने वाला। तो ये क्या है कि कृत प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय जो होता है क्रिया या धातु के अंत में लगाया जाता है। अब कृत प्रत्यय के भी फ्रेंड्स दो भेद होते हैं, एक होता है यहाँ पर विकारी और दूसरा होता है यहाँ पर अविकारी। और इस विकारी के भी चार भेद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हमारा प्रत्यय कौन था? तद्धित प्रत्यय, ठीक है। दूसरा क्या था? तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पे जो तद्धित प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया मानव, इसके पीछे मैंने जोड़ दिया ता, तो बन गया मानवता, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये तद्धित प्रत्यय का हो गया। तो प्रत्यय इस प्रकार से हमने देखा भाई दो तरह के होंगे, कृत प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय होगा। कृत प्रत्यय को भी हमने फिर उसके भाग देखे, विकारी, अविकारी, और विकारी के अंदर भी चार भाग देखे, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, आर्ष एवं मुख शब्दों के विलोम से युक्त संगत विकल्प है। यहाँ पर हमें कुल मिला के विलोम बताने हैं। किसके विलोम बताने हैं? आर्ष का और मुख का। अब आर्ष क्या होता है? आर्ष का उल्टा शब्द होता है अनार्ष, और मुख का क्या होता है? पृष्ठ, है ना। जैसे मुख मतलब हमारा मुख और पृष्ठ का मतलब पीठ, तो इस प्रकार से मुख का पृष्ठ, आर्ष का अनार्ष, ये इसके क्या है? विलोम है। अगला देखिए, वर्ण एवं वारण शब्दों का सही शब्द अर्थ युग्म विकल्प है। तो वर्ण का अर्थ क्या होता है और वारण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ होता है चुनाव, ठीक है। वारण का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? न्यौछावर। तो ये अर्थ है हमें बताने थे कि भाई वर्ण का अर्थ क्या है और वारण का अर्थ क्या है। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए फिर पूछा गया है कि क्षिति और सित, है ना। क्षिति एवं सित शब्द युग्म का शुद्ध शब्दार्थ विकल्प है। तो इसको जो यहाँ पर क्षिति दिया है और सित दिया है, इसका शुद्ध अर्थ क्या है ये बताना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये क्षिति का मतलब होता है श्याम और इस सित का मतलब होता है यहाँ पर सफ़ेद, ठीक है।
अगला देखिए, अनूढ़ा शब्द का अर्थ अनुरूप सही विकल्प। तो अनूढ़ा मतलब क्या होता है? अविवाहित महिला, ऐसी महिला जिसका विवाह नहीं हुआ उसे हम कहते हैं अनूढ़ा। विवाह हो गया तो विवाहिता हो जाएगी। अगला देखिए, काली परछाई से नन्हा बालक डर गया। पंक्ति में कौन सा कारक है? यहाँ पर हमें कारक बताना है, ठीक है। तो देखिए फिर से समझिए, काली परछाई से नन्हा बालक डर गया, इसमें कौन सा कारक है? इसमें है फ्रेंड्स अपादान कारक। कैसे? क्या होता है कि अगर किसी वस्तु से अलगाव हो, या भय का कहीं प्रश्न हो, या वियोग का प्रश्न हो, दूरी का कहीं प्रश्न हो, तो ऐसी स्थिति में जो कारक होता है वो अपादान होता है। तो यहाँ पर काली परछाई से नन्हा बालक डर रहा है, तो यहाँ पर डरने का जो भाव है वो आ रहा है। या फिर वियोग का भाव हो, या फिर दूर का हो कोई बात, तो वहाँ पर होता है अपादान कारक। जैसे ये परछाई से डर रहा है, मैं कह दूँ कि जैसे वह बाघ से डरता है, तो ये भी यहाँ पर भी कारक कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। तो डरने के अर्थ में, ठीक है, यानी कि भय हो, वियोग हो, दूरी हो, ऐसी स्थिति में अपादान कारक होता है। अगला देखिए, एकास व करट शब्द का पर्याय कौन सा है? तो एकास और करट, पर्याय का मतलब पर्यायवाची, तो एकास और करट ये किसके पर्यायवाची? ये कौवा के, है ना। इसके साथ में काग भी इसका एक पर्यायवाची होता है। तो एकास करट ये कौवे के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द देखिए, विभु शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। तो विभु शब्द, तो विभु का मतलब क्या होता है? आत्मा, ठीक है। आत्मा, जान, जीव, है ना, ये सब किसके हैं? ये हैं परमात्मा, ये आत्मा के पर्यायवाची हैं। तो विभु भी आत्मा का पर्यायवाची है। अगला देखिए, अन्वित शब्द में संधि है। हमें ये बताना है कि अन्वित शब्द जो है इसमें कौन सी संधि है। चलिए तो देखिए, अन्वित को हम क्या कर लेते हैं कि इसका विच्छेद करते हैं। अन्वित को विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा हमारा यहाँ पर अनु प्लस इत, ठीक है। अनुवित को विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस इत बनेगा। अब समझते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, ये नु जो है, नु से हमें निकल रहा है उ, और यहाँ निकल रहा है ई। अब देखिए, एक डेफिनीशन होती है जो है किसकी? यण संधि की। डेफिनीशन क्या होती है? यदि ई उ री, यानी ई उ या ऋषि के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ई का या, उ का वा, और री का मतलब ये ऋषि वाले री का रा हो जाता है। ये यण संधि की परिभाषा है। तो यहाँ पर देखिए, उ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो उ का क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? अनुधन इत का क्या हो जाएगा? अन्वित, ठीक है, अन्वित। अब इसमें देखिए, अन्वित का ये भी समझिए थोड़ा सा भाई, यहाँ पर उ है, ठीक है, और तो उ यहाँ से निकल गया। जब उ यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे आधन ना बचा। अब ये जो उ और ई बन रही है, यहाँ पर ई से मतलब डिफरेंट स्वर आके जो वह बन रहा है, और यहाँ पर जो ई है ये इसमें से मात्रा लगा देगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अन्वित हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी अन्वित में कौन सी संधि है? यहाँ पर यण संधि है। अगला देखिए, कन्फर्म शब्द का सही अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए, स्पेलिंग और मतलब हिंदी मीनिंग का है सब प्रश्न पूछा गया है। तो कन्फर्म मतलब क्या होता है? पुष्टि। भाई किसी चीज़ को बोलते नहीं है कि भाई इसको मैंने कन्फर्म कर दिया, मतलब इसकी पुष्टि कर दी मैंने कि हाँ ये ऐसा होता है, ठीक है। अगला देखिए, अर्पण का विलोम। अर्पण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दे देना, है ना, अर्पण करना। इसका उल्टा क्या होगा? ग्रहण करना। जैसे हमने आहुति अर्पण कर दी तो हमने आहुति दे दी, ठीक है, लेकिन हमने ग्रहण किया कोई चीज़, है ना। जैसे मैंने मान लीजिए कि कुछ प्रसाद ग्रहण किया, तो ग्रहण किया मतलब मैंने लिया उसको, है ना, ग्रहण किया। तो अर्पण का उल्टा क्या होगा? ग्रहण। तो अर्पण का विलोम शब्द हमें यहाँ पर बताना था जो कि ग्रहण होगा। तो ठीक है, ये हिंदी वाले प्रश्न थे फ्रेंड्स, और हम बाकी वाला जो भी सेक्शन है इसको हम सब कर लेंगे। और देखिए, इसको जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको वही शब्द का ही अर्थ आ रहा है या सिर्फ प्रश्न का उत्तर आ रहा है, बल्कि उसके इधर उधर का इतना कुछ आपको आ जाएगा कि एग्ज़ाम में आप बढ़िया करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ये भी है, देखिए कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ये बहुत ज़रूरी होते हैं, और उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। और बाकी वीडियो भी देखते रहिएगा और इनको लाइक भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।